नमस्कार दोस्तों, भारतीय साहित्य की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम भारत के विख्यात कवयित्री अमृता प्रीतम की एक कविता जिसका शीर्षक है मैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अमृता प्रीतम भारत के हर बच्चा जानता है उनके बारे में। सीधे बहुत ही संक्षिप्त जानकारी में इसमें देना चाहूंगी। देखिए, अमृता प्रीतम पंजाब की सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक थी, जिन्हें पंजाबी भाषा की प्रथम कवयित्री जानी जाती है। अमृता प्रीतम को पंजाबी भाषा की प्रथम कवयित्री मानते हैं। उनका जन्म 1919 में हुआ। 50 से अधिक कृतियां उनकी प्रकाशित हो चुकी है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1969 में उन्हें पद्मश्री की उपाधि और 2004 में पद्म विभूषण की उपाधि से भी नवाजा गया था और 2005 में उनका देहांत हुआ। तो ये है अमृता प्रीतम के बारे में संक्षिप्त जानकारी। उनकी कृतियां, उनकी रचना शैली, इन सब के बारे में आपको पुस्तकों से जानकारी हासिल करनी है। हम सीधे अब कविता की ओर जाएंगे। ठीक है, देखिए, मैं, कविता का शीर्षक है मैं। बहुत समकालीन है, सिर्फ एक मैं मेरा समकालीन नहीं है। बहुत समकालीन है, सिर्फ एक मैं मेरा समकालीन नहीं। मैं बिना मेरा जन्म पुण्य की थाली में पड़ा अपराध का शगुन है। मैं बिना मेरा जन्म पुण्य की थाली में पड़ा अपराध का शगुन है। मांस में बंदी हुआ मां का एक क्षण है। मैं बिना मेरा जन्म पुण्य की थाली में पड़ा अपराध का एक शगुन है। मांस में बंदी हुआ मां का एक क्षण है। और मांस की हर जीभ पर जब भी कोई लफ्ज आता, मांस की हर जीभ पर जब भी कोई लफ्ज आता, खुदकुशी करता। जो खुदकुशी से बचता कागज पर उतरता तो कत्ल होता है। मांस की हर जीभ पर जब भी कोई लफ्ज आता, खुदकुशी करता। जो खुदकुशी से बचता कागज पर उतरता तो कत्ल होता है। बंदूक की गोली कागज जो एक बार मुझे हनोई में लगती है। बंदूक की गोली जो एक बार मुझे हनोई में लगती है तो दूसरी बार प्राण में लगती है और एक धुआं तैरता है। और मेरा मैं एडवांस बच्चे की तरह मरता। बंदूक की गोली जो एक बार मुझे हनोई में लगती है तो दूसरी बार प्राण में लगती है और एक धुआं तैरता है। और मेरा मैं एडवांस बच्चे की तरह मरता। क्या किसी दिन मेरा मैं मेरा समकालीन बनेगा? क्या किसी दिन मेरा मैं मेरा समकालीन बनेगा? देखिए, यहां ये मैं शब्द देख लीजिए, उसे इन्वर्टेड कॉमा में रखा है कवयित्री ने। हर किसी के अंदर ये मैं होता है, हम सबके अंदर होता है मैं। जैसे कि हम सब बाहरी तौर पर परिष्कारी दिखाते हैं दूसरों को, समकालीन दिखाते हैं दूसरों को, लेकिन अंदर ही अंदर जरा देख लीजिए कितना हम समकालीन है।
तो यही दिखाना चाहती है लेखिका। लेखिका का मकसद रचनाकारों की रचनाओं के जन्म पर उनमें जो मैं है, उनमें जो समकालीनता है, उसकी तरफ इशारा है। आज भी प्रासंगिक है ये कविता, क्योंकि आजकल लिखने की स्वतंत्रता नहीं है। तो हर रचनाकार के अंदर जो मैं है, जो वजूद है, जो अस्तित्व है, वो मर गया है। तो ऐसा ही एक माहौल पहले भी था भारत में, जब रचनाकारों की रचनाओं पर पाबंदी यानी कि नियंत्रण लगाया करता था। जब रचनाकार मूक होंगे तो स्वस्थ समाज की सृष्टि नहीं होगी। रचनाकारों का दायित्व क्या है? समाज में जो कुछ भी हो रहा है, उन गतिविधियों को अपनी रचनाओं के द्वारा व्यक्त करना। सहृदय पाठकों को सामाजिक गतिविधियां संबंधी जानकारी इसी तरह तो मिलता है। लेकिन रचना एक प्रकार की प्रेरणा है। ये रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो समकालीन रचनाएं हम कहते हैं, ऐसी रचनाएं सहृदय पाठकों के लिए एक तरह से क्या है? प्रेरणा है। सोचने के लिए एक नया दृष्टिकोण देने वाली है ऐसी रचना। लेकिन उस मैं को लेखकों के अंदर, रचनाकारों के अंदर जो मैं है, उनका दृष्टिकोण है अपना, उनकी समकालीनता है, उनको बाहर आने से जब रोका जाता है तो फिर वो जन्म या उस रचना का जन्म नहीं होता। जिस तरह बच्चा मां के पेट में ही मर जाता है, उस तरह रचनाएं भी मर जाती हैं। तो इस तरह लेखन की स्वतंत्रता के बारे में लेखिका ने, ये कवयित्री ने ये कविता रची, लेकिन ये हम सब के लिए प्रासंगिक है। हम में से कितने लोग समकालीन हैं, जरा सोचिए। इसी दृष्टिकोण से हम इस कविता को देखेंगे। देखिए, बहुत समकालीन है, सिर्फ एक मैं मेरा समकालीन नहीं, यानी कि हम सब समकालीन समझते हैं अपने आप को, क्योंकि वर्तमान समाज के अनुसार, वर्तमान समाज के रफ्तार के अनुसार, यानी कि गति के अनुसार हम अपने आप को रूपायित तो करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम समकालीन नहीं है, क्योंकि अंदर ही अंदर हम उतने हिम्मत रखने वाले नहीं है कि सामाजिक गतिविधियां संबंधी प्रतिक्रिया हम व्यक्त नहीं करते। आप जरा सोचिए, समाज में कोई अन्याय होता है या आपके आसपास कोई अन्याय होता है, तो आप प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं क्या? नहीं। कुछ लोग तो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, लेकिन सभी ऐसा नहीं है। हमारे समाज में काफी लोग मूक है, यही समाज की सबसे बड़ी दुर्गति है। सभी लोग प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। जो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं उन्हें क्रांतिकारी बताया जाता है। तो यहां कवयित्री कहते हैं हम सब बहुत समकालीन है, सिर्फ एक मैं मेरा समकालीन नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर हम दखियन्नुसी ख्यालात रखने वाले हैं। यानी कि बाहर परिष्कारी हम दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपरिष्कृत ख्यालात रखने वाले हैं, एक विभाग। दूसरा विभाग है भाई के कारण इन विचारों को व्यक्त नहीं कर रहे। और तीसरा है इन सबके प्रति असंतृप्त होकर, यानी कि इन सबके प्रति विरक्त होकर मूक रहते हैं। तो इस तरह समाज में विभिन्न प्रकार के लोग हैं। मैं बिना मेरा जन्म, कवयित्री आगे कहते हैं,
मैं बिना मेरा जन्म पुण्य की थाली में पड़ा अपराध का एक शगुन है। यानी कि जब हमारे अंदर ये मैं नहीं है, यानी कि बाहर प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले, हिम्मत रखने वाला मैं, यानी कि हमारा अस्तित्व, हमारा व्यक्तित्व, जैसे कि हम कहेंगे कोई ठीक तरह से अपनी राय प्रकट नहीं करेंगे तो हम पूछते हैं तेरा कोई व्यक्तित्व नहीं है क्या? जब दूसरा कुछ बताते हैं तो हाँ में हाँ मिलाता जा रहा है, हम पूछेंगे उनसे। कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। एक भीड़ में आप देख लीजिए, भीड़ में अपनी राय बताने वाला एक या दो हो, मेजॉरिटी लोग क्या कहेंगे? क्योंकि सभी लोग क्या कहते हैं उसके साथ वे हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों की तरफ या ऐसे रचनाकारों की तरफ इशारा करते हुए कवयित्री कहती है मैं बिना मेरा जन्म पुण्य की थाली में पड़ा अपराध का एक शगुन है। हर किसी का जन्म पुण्य होता है, चाहे वो शिशु का हो, चाहे वो रचना का हो। एक बहुत अच्छी बात है जन्म होना। अपशगुन तो मृत्यु है, जन्म तो पुण्य शगुन है। लेकिन वो जन्म अगर मैं के बिना होगा, यानी कि व्यक्ति का जन्म होता है, वो व्यक्ति बिना किसी राय वाले होंगे, या मैं उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होगा, अपनी कोई राय नहीं होगा, अपना कोई दृष्टिकोण नहीं होगा, तो उनके जन्म से समाज को कोई फायदा नहीं। यानी कि हम सब अगर सोचे हमारे जीवन से समाज को कोई ना कोई फायदा होना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है। उसी तरह जब रचना का जन्म होता है, उस रचना में सामाजिक गतिविधियों का अंकन या चित्रण होना चाहिए। बिना डर के साथ उन्हें अभिव्यक्त करना चाहिए। समाज में कोई अन्याय होता है तो उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रचनाकारों में होनी चाहिए। वही है मैं, वही रचनाकार का व्यक्तित्व है, वही मैं है। मैं माने हाँ व्यक्तित्व है, अपना व्यक्तित्व। डर के बिना कोई भी बात बताने के लिए जो धैर्य है, जो साहस है, वही है। नहीं तो ये जन्म जो है बस एक अपराध है, या मांस में बंधी हुआ मां का एक क्षण है। यानी कि जन्म देने वाली मां के लिए वो एक क्षण है। जन्म लेने वाला बच्चा जो है, अगर व्यक्तित्वहीन होंगे तो वो मांस का एक टुकड़ा मात्र बन जाता है, मांस में बंधा हुआ, बस एक वो जीवित रहते हुए भी जड़ है, सिर्फ एक मांस है। उस मांस में जीवन तब आता है जब उसके अंदर मैं का निवास हो, अपने वजूद का निवास हो, अपने अस्तित्व का निवास हो। तो इसलिए कहते हैं बहुत समकालीन है। लोग कहते हैं हम सभी लोग बहुत समकालीन दिखते तो है, लेकिन उनके अंदर जो मैं है वो मैं मेरा समकालीन नहीं। मैं बिना मेरा जन्म पुण्य की थाली में पड़ा अपराध का शगुन है, मांस में बंधी हुआ मां का एक क्षण है। आगे देखिए, तो इसका भावार्थ, हम सभी समकालीन है। हम सभी समकालीन है, सिर्फ एक मैं मेरा समकालीन नहीं। हर व्यक्ति के अंदर ये मैं होता है जो प्रतिक्रिया करना चाहता है, फिर मुकर जाता है। मुकर जाता है मतलब फिर ऐसा नहीं करता, क्योंकि हम चाहते हैं प्रतिक्रिया व्यक्त करना। हम सबके अंदर इच्छा होती है इसके खिलाफ आवाज उठाऊं,
लेकिन हम क्या कहते हैं, मुकर जाता है, ऐसा नहीं करता। कवयित्री की राय में मैं बिना मेरा जन्म पुण्य की थाली में पड़ा अपराध का एक शगुन है, और मेरी मां के लिए वो सिर्फ एक क्षण मात्र है। अगर व्यक्ति को बोलने का स्वातंत्र्य नहीं, तो वो सिर्फ मांस का एक टुकड़ा मात्र है। अपनी बातों को, अपनी राय को प्रकट करने की आजादी व्यक्ति को होनी चाहिए। इसे हमारे प्रजातंत्र में ही तो आजादी, इसी की आजादी है, बोलने की आजादी। जब बोलने की आजादी पर नियंत्रण लगाया जाता है, तभी इसी तरह मैं की मृत्यु हो जाती है। आगे समझ में? तो जब व्यक्ति को बोलने का स्वातंत्र्य नहीं, तो वो सिर्फ मांस का एक टुकड़ा मात्र है, यानी सिर्फ जन्म पुण्य होता है। हर किसी का जन्म पुण्य होता है, पर जन्म लिए बच्चे मैं विहीन हो तो वो अपराध का ही शब्द है। अर्थात हमें अपने वजूद को खोना नहीं चाहिए। वजूद माने अस्तित्व, अस्तित्व को हमें खोना नहीं चाहिए। सिर्फ जिंदा रहने से कोई मनुष्य नहीं कहलाएगा। हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, बाहर विचरण करते हैं, इसलिए तो इसे तो हम मनुष्य नहीं बनेगा। मनुष्य बनना है तो हमारे अंदर मैं होना चाहिए, अपना अस्तित्व होना चाहिए, अपना दृष्टिकोण होना चाहिए, वो भी कैसे, समकालीन, वो भी समकालीन होना चाहिए। नहीं तो हम सब केवल मांस मात्र रह जाएंगे, यानी कि जीवित रहते हुए भी हम जड़ रह जाएंगे। यह जन्म सृजन का जन्म है। जैसे कि पहले जो जन्म के बारे में कहा, वो जन्म सृजन का जन्म है, रचना का जन्म है। माँ जो है वो रचना का है। यह जन्म सृजन का जन्म है और रचना का जन्म। जब रचनाकार कोई रचना करता है, वो रचना समकालीन नहीं है, तो फिर वो एक अपराध का एक शगुन है। उस रचना से समाज को कोई फायदा नहीं है। समाज को रास्ता दिखाने वाली रचना होनी चाहिए, समाज में प्रभाव डालने वाली रचना होनी चाहिए। इसके लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए, मैं होना चाहिए। प्रतिक्रिया व्यक्त करने की हिम्मत रखने वाला मैं, सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाला मैं, यानी स्वतंत्रता पूर्वक लिखने के लिए ये मैं चाहिए। जब माहौल में स्वतंत्रता पूर्वक लिखने के आजादी नहीं देते, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है समाज में जो शासन करता है वे लिखने वालों पर पाबंदी लगाए देते हैं, तो क्या होता है, रचनाकार मूक हो जाता है, मौन हो जाता है, रचनाएं नहीं निकलती, तो रचनाओं का यानी कि शिशु का जन्म वहां नहीं होता। तो यहां जन्म का मतलब, लेखिका का मतलब, कवयित्री का मतलब रचना से है। तो आगे देखिए, और मांस की हर जीभ पर जब भी कोई लफ्ज आता, अगर जैसे कि पहले कहा कि मैं नहीं है, तो वो सिर्फ मांस का एक टुकड़ा है। अब मैं हिम्मत करके कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो रचनाकार हो या आम आदमी। सामाजिक गतिविधियों के बारे में, सामाजिक अन्याय, समाज में हो रहे अन्याय के बारे में उस मांस की यानी कि उस मनुष्य की हर जीभ पर, प्रत्येक जीभ पर जब कोई लफ्ज आता, लफ्ज माने क्या है, शब्द, कोई शब्द आता, तो या तो वो खुदकुशी करता है या उसका कत्ल होता है। खुदकुशी करता, जो खुदकुशी से बेचता, कागज पर उतरता तो कत्ल होता है। यानी कि जब रचनाकार कोई रचना करते हैं तो उस रचना को बाहर आने से पहले उसके खुदकुशी करने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी कि रोक दिया जाता है।
एक व्यक्ति सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे वहीं पर रोक दिया जाता है। तो वही खुदकुशी का मतलब है। आत्महत्या, यहाँ खुदकुशी मैंने आत्महत्या का मतलब ये आत्महत्या करना नहीं है। यहाँ मतलब है कि उसके शब्द को बाहर निकलने से पहले ही रोक दिया जाता है। एक तरह से फासिज्म कहेंगे हम इसे। तानाशाही लोगों पर इस तरह या ऐसे तानाशाही के समय स्वतंत्र प्रतिक्रिया व्यक्त करने का स्वातंत्र्य नहीं हो तो उसे उन शब्दों की खुदकुशी हो जाती है। फिर भी कोई लेखक खुदकुशी से बचकर अपनी बात कागज पर उतरता, यानी कि अपना दृष्टिकोण कागज पर उतारता, यानी कि वो उसकी रचना बाहर आ जाता तो क्या होता है, उस रचनाकार की कत्ल होता है या प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले व्यक्ति की हत्या हो जाती है। तो यही है समाज। तो बहुत ही लोग इससे डरेंगे जरूर, अधिकांश लोग इससे डरेंगे जरूर। कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो समकालीन बनने की कोशिश करेंगे साहस जुटाकर। तो इसलिए कवयित्री कहते हैं, मांस की हर जीभ पर जैसे ही कोई लफ्ज, कोई शब्द आता है, वर्तमान समाज के बारे में कोई शब्द आता है, तो वो शब्द मुंह से निकलने से पहले ही खुदकुशी करता है। और मुंह से निकला भी और वो कागज पर उतर गया तो क्या होता है, तो उस मांस को यानी कि उस मनुष्य की हत्या की जाती है। ठीक है, देखेंगे इसका भावार्थ। पर जैसे ही मांस के अंदर से या जीभ से कोई लफ्ज आता है तो हंगामा होता है, समाज में हलचल हो जाती है। ऐसी क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारी रचनाएं ऐसी है जिनके प्रकाशन से समाज में हंगामा हो गया। बहुत सारी रचनाएं, यानी समाज में प्रतिक्रियाशील लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आसान नहीं है प्रतिक्रिया व्यक्त करना, इसलिए काफी लोग चुप रहते हैं। लेकिन हमें चुप रहने वालों की नहीं, बोलने वालों की जरूरत है। या तो उनकी आवाज रोक दिया जाता है या खुद वो मौन हो जाता है। अगर कोई रचनाकार हो या कोई व्यक्ति हो सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ या सामाजिक विसंगतियों के बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो पहले उन्हें डरा धमका कर रोक दिया जाता है, या क्या होता है, उनके डराने धमकाने से प्रभावित होकर ये व्यक्ति या ये रचनाकार मौन रहता है। इसलिए कवयित्री कहती है कि मुंह से निकलने वाले शब्द बाहर निकलने से पहले खुदकुशी कर लेता है, और जो व्यक्ति खुदकुशी से बचकर अपनी आवाज को बाहर पहुंचा दिया तो उसका कत्ल कर दिया जाता है। हाल ही में आपको पता होगा कितने ऐसे लेखकों की हत्या हो गई है जो स्वतंत्र प्रतिक्रिया व्यक्त करने की कोशिश की। इन तानाशाहियों से डरे बिना अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले बहुत सारे लेखकों की हत्या हुई है, रचनाकार। तो उनकी और कवयित्री की इशारा है। तो उनको या तो उनको मार दिया जाता है या उनकी रचना की खुदकुशी होती है। यानी कि जैसे कि हम कहते हैं, जब माँ बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो पहले महीने से नवा महीना तक, 9वें महीने तक वो प्रतीक्षा करती रहती है अपने बच्चे की जन्म की प्रतीक्षा। उसी तरह जब रचनाकार कोई रचना करते हैं तो शुरू से अंत तक उसकी एक प्रतीक्षा है, मेरी रचना का प्रकाशन। उसका एक लक्ष्य है इस रचना को प्रकाशित करने का।
जब वो प्रकाशित नहीं होता तो उसे कितना दुख हो जाता है। वो जानबूझकर उन्हें प्रकाशित नहीं करता, या तो वो डर के प्रकाशित नहीं करता, क्योंकि समाज के इन बड़े शक्तियों के खिलाफ लड़ने की शायद उनमें सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं, तो कुछ रचनाकार इस तरह मौन हो जाता है। जिस तरह माँ के गर्भ में बच्चा मर जाता है तो वो माँ को कैसा लगा होगा, कितनी व्यथा होती है। तो यही कवयित्री यहाँ व्यक्त करते हैं। आगे देखिए, बंदूक की गोली जो एक बार इसका कत्ल कर दिया जाता है। इसके बाद बंदूक की गोली जो एक बार मुझे हनोई में लगती है, हनोई माने हृदय, तो दूसरी बार प्राण में लगती है और एक धुआं तैरता है, और मेरा मैं एडवांस बच्चे की तरह मरता, क्या किसी दिन ये मेरा मैं मेरा समकालीन बनेगा? यानी कि जब कोई लेखक या जब कोई व्यक्ति उनका शब्द बाहर आ जाता है, उनकी रचना बाहर आ जाती है, तो उन पर बंदूक की गोली लग जाती है। तो ये गोली सबसे पहले मेरे हनोई में लगती है, मेरे हृदय में, क्योंकि मुझे वेदना होती है। जब मुझे रोका जाता है तो मुझे वेदना होती है, क्योंकि ये रोकने वाले और कोई नहीं, मेरे अपने ही है, एक बिल्कुल अपरिचित लोग भी नहीं है। तो इसलिए मुझे वेदना होती है। और दूसरी बार क्या है, उस वेदना से मेरा प्राण चला जाता है, यानी कि दूसरी बार वो प्राण में लगती है। समाज के इस अधपतन पर मुझे मेरे हृदय में वेदना होती है, उस वेदना से फिर मैं मर जाती हूँ। तो बंदूक की गोली एक बार मेरी हनोई में लगती है तो दूसरी बार प्राण में लगती है, और एक धुआं तैरता है, यानी कि समाज में फिर एक हलचल हो जाता है, लोगों के मन में एक आतंक फैल जाता है। यही तो तानाशाहियों का लक्ष्य भी है, लोगों में आतंक फैलाना, डर पैदा करना, ताकि वे लोग चुप रहे। ऐसे चुप जनता स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं करेगा, लेकिन ऐसी ही चुप जनता इन तानाशाहियों के लिए आवश्यक है। प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाली जनता उनके लिए आवश्यक नहीं है, उनके लिए आवश्यक है मूक जनता, ताकि वे अपने मनमानी करते रहे। तो इस तरह बंदूक की गोली, जैसे कि व्यक्ति बोला, रचनाकार ने रचना प्रकाशित की, तो बच्चे का जन्म हो गया। तो क्या हुआ, बंदूक की गोली से उसे मार दिया गया और एक धुआं फैल गया, और मैं एडवांस बच्चे की तरह मरता, क्योंकि मेरी रचना सहृदय पाठकों के हाथों में नहीं पहुंची, मेरा जन्म हुआ नहीं, मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी। मैं एडवांस बच्चे की तरह, जिस तरह बच्चा 8 महीने का हो गया, सिर्फ 1 महीना है बच्चे का जन्म होने में, तो उस 8 महीने में जब बच्चे की मृत्यु हो गई तो कैसे लगेगा? इतनी सारी प्रतीक्षा से माँ ने उस बच्चे को संभाला अपने गर्भपात्र में, और सिर्फ 1 महीने के अंदर मेरा बच्चा इस भूमि में जन्म लेगा। ऐसी कई बहुत सारे सपने देखे थे उस माँ ने, ऐसे बहुत सारे सपने देखे थे उस रचना का, लेकिन तब उसकी हत्या हो जाती है, उस बच्चे की हत्या हो जाती है। उस बच्चे को बाहर आने से रोक दिया गया, उस रचना को प्रकाशित कराने से पहले ही उसे फेंक दिया गया, अंधकार में डाला गया। तो मेरे अंदर का मैं जो है एडवांस बच्चे की तरह मरता, तो मैं कुछ इसके खिलाफ भी मैं कुछ आवाज नहीं उठा पाती, मेरे अंदर का जो मैं है मूक रहने।
तो इसलिए कवयित्री आखिर पूछती है, क्या किसी दिन ये मेरा मैं मेरा समकालीन बनेगा? ये प्रश्न हम पर छोड़ते हैं, लेकिन कवयित्री को आशा है कि ऐसा भी एक समय आएगा कि हम बेझिझक बिना भय से बोलने की आजादी पाएंगे और बोलने की आजादी पाएंगे और बोलने का हिम्मत भी रखेंगे। ऐसी आशा है कवयित्री को। आगे देखिए इसका भावार्थ। पर गोली एक बार हृदय में लगती है तो दूसरी बार प्राण में लगती है, पर इससे डरे बिना अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे तो हमारे अंदर एक नई स्फूर्ति आ जाएगी। क्योंकि चारों ओर माहौल इतना भीषण है, कभी भी इस तरह बोलने वालों की हत्या हो सकती है। फिर भी आपने देखा होगा साहित्यकारों में एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है, शायद वो तूलिका की शक्ति है। जैसे ही वे लिखते रहेंगे उनमें वो साहस या शक्ति आती रहेगी। तभी तो ये स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों ने इसी तरह लिखने में पाबंदी लगा दी। तब भी महात्मा गांधी लिखते रहे थे यंग इंडिया में, प्रेमचंद लिखते रहे थे, उन्होंने दूसरा नाम स्वीकार करके लिखते रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो वो तूलिका की शक्ति है, कलम की शक्ति है वो। तभी तो हम कहते हैं कलम तलवार है। जैसे कि दूसरों की हिंसा किए बिना उन पर वार करने का एक ही हथियार है, वो है कलम। तो इससे डरे बिना अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे तो हमारे अंदर एक नई स्फूर्ति आ जाएगी। पर कवयित्री को वो स्फूर्ति दिखाई नहीं देती है, इसीलिए वो कहती है, हंगामे से उठने वाले धुएं में मेरा मैं 8वें महीने की बच्चे की तरह मरता है। जिस तरह 8वां महीने में बच्चे की मौत हो जाती है, उसी तरह पूरी हुई रचना प्रकाशन की इजाजत न मिलने पर अप्रकाशित रहती है। जिस तरह 8वां महीने में बच्चे की मौत हो जाती है, उसी तरह पूरी हुई रचना प्रकाशन की इजाजत न मिलने पर अप्रकाशित रहती है। फिर क्या, लेखक मूक रहता है। लेकिन कवयित्री ये भी इशारा करती है, मूक जनता स्वस्थ समाज का गठन नहीं कर सकती। इसीलिए आखिर कवयित्री पूछती है, मेरा मैं मेरा समकालीन रहेगा क्या या बनेगा क्या? आखिर यह प्रश्न कवयित्री पूछती है। तो एक बार फिर से मैं भावार्थ पढ़ती हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। मैं कविता में अमृता जी लेखक के लिखने की स्वतंत्रता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। उनके विचार में हम सब बाहरी तौर पर आधुनिक बनने का दावा तो करते हैं, हम सब आधुनिक बनने का दावा तो करते हैं, पर खुलकर बातें व्यक्त करने में डर जाते हैं। लेखकीय वृत्ति में रहने वाले लेखकीय वृत्ति में रहने वाले यानी कि लेखक सामाजिक गतिविधियों की तरफ से या तो मुंह मोड़ लेते हैं या उन्हें खुलकर लिखने की इजाजत नहीं दी जाती। हम अगर अपने आप को समकालीन मानते हैं तो हमारे विचार भी समकालीन होना चाहिए। इस बात की ओर ध्यान दिलाते हुए कवयित्री कहती है, हम सभी समकालीन है, सिर्फ एक मैं मेरा समकालीन नहीं। हर व्यक्ति के अंदर ये मैं होता है, जो प्रतिक्रिया करना चाहता है फिर मुकर जाता है। कवयित्री की राय में मैं बिना मेरा जन्म पुण्य की थाली में पड़ा
अपराध का एक शगुन है और मेरी मां के लिए वो सिर्फ एक क्षण मात्र है। अगर व्यक्ति को बोलने का स्वातंत्र्य नहीं तो वो सिर्फ मांस का एक टुकड़ा मात्र है, यानी सिर्फ जन्म पुण्य होता है और जन्म लिए बच्चे में विहीन हो तो वो अपराध का ही शगुन है। अर्थात हमें अपने वजूद को खोना नहीं चाहिए। सिर्फ जिंदा रहने से कोई मनुष्य नहीं कहलाएगा। मनुष्य बनना है तो हमारे अंदर मैं होना चाहिए, और वो भी समकालीन, नहीं तो हम सब केवल मांस मात्र रह जाएंगे। पर जैसे ही मांस के अंदर से या जीभ से कोई लफ्ज आता तो हंगामा होता, यानी समाज में प्रतिक्रियाशील लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। या तो उनकी आवाज को रोक दिया जाता है या खुद वो मौन हो जाता है। इसलिए कवयित्री कहती है कि मुंह से निकलने वाले शब्द बाहर निकलने से पहले खुदकुशी कर लेता है, और जो व्यक्ति खुदकुशी से बचकर अपनी आवाज को बाहर तक पहुंचा दिया तो उसका कत्ल कर दिया जाता है। इस तरह समाज में चलते विसंगतियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर बंदूक की गोली भी चलती है, पर गोली एक बार हृदय में लगती है और दूसरी बार प्राण में लगती है। पर इससे डरे बिना अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे तो हमारे अंदर एक नई स्फूर्ति आ जाएगी। लेकिन कवयित्री को वो स्फूर्ति अब दिखाई नहीं देती, इसलिए वो कहती है, हंगामे से उठने वाले धुएं से मेरा मैं एडवांस बच्चे की तरह या 8वां महीने की बच्चे की तरह मरता है। जिस तरह 8वें महीने में बच्चे की मौत हो जाती है, उसी तरह पूरी हुई रचना प्रकाशन की इजाजत न मिलने पर अप्रकाशित रहती है। लेखक मूक रहता है, पर मूक जनता स्वस्थ समाज का गठन नहीं कर सकती। इसलिए आखिर कवयित्री पूछती है कि मेरा समकालीन रहेगा क्या? यानी कवयित्री को आशा है कि ऐसा वक्त आएगा कि जरूर मैं, यानी कि लेखक है, उसके स्पेलिंग में थोड़ी सी गलती आ गई है, लेखक की स्वतंत्रता मेरा समकालीन बनेगा। ऐसी आशा के साथ कवयित्री ये प्रश्न हमारे समक्ष रखती है कि मेरा समकालीन कब बनेगा। तो ये एक प्रश्न हमारे समक्ष रखकर ये कविता समाप्त हो जाती है। तो यहीं पर कविता समाप्त हो जाती है। अब दोबारा कविता पढ़ लीजिए, उन पंक्तियों को फिर से समझने की कोशिश कीजिए। तो इसी तरह कविता पढ़ी। कविता की जैसे कि मैंने अपना एक दृष्टिकोण इधर रखा, आपका दृष्टिकोण क्या है ये आप देख लीजिए। इसलिए कविता को बार बार पढ़ाया जाता है या बार बार पढ़ी जाती है कविता, और इसे मल्टीपल रीडिंग की तरह हम प्रत्येक रीति में हर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। तो इसलिए कविता को दोबारा तिबारा पढ़िए, तो उसके भाव को समझने की फिर कोशिश कीजिएगा, तभी तो हम कविता का आस्वादन कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी कविता है। कवयित्री बहुत सी साल पहले उन्होंने इस कविता लिखी थी, लेकिन आज भी ये कविता प्रासंगिक है, इसलिए आपके सिलेबस में इस कविता को रखा गया है। तो इसलिए इसे दोबारा फिर से पढ़िएगा, फिर इसके भाव की ओर जाइएगा। धन्यवाद।